हेलो दोस्त। वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज देखो आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं सो ठो भी आई ऑब्जेक्टिव मैथ का सॉल्यूशन। देखो गणित जो प्रथम पाली में पूछा गया था, जो 2021 में, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, मैथ का लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छा तरह से आप लोग को समझाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव है, इस बार भी डबल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो 100 ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो चलो हम 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप लोग को देंगे, तो आप लोग देखें। इससे पहले हम साइंस, सोशल साइंस का दे दिए, जो नहीं देखा वो देख लो जाके, ठीक है ना। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं तो देखो इसमें जो है ना, तुम लोग मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ। जब प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो आप लोग को मिलेगा मॉडल सेट सॉल्यूशन लिखा होगा। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद जब आप वीडियो को ऊपर नीचे कीजिएगा तब मिलेगा एक प्ले लिस्ट बना होगा जिस पर लिखा होगा कि मॉडल सेट सॉल्यूशन वीडियो। उसमें लगभग 65 वीडियो मॉडल सेट का सॉल्यूशन दिया है, सभी सब्जेक्ट का, चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो या साइंस हो या सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दिया गया, तो आप जाके देख सकते हैं। चलो हम करते हैं स्टार्ट। और अभी तक बता देना चाहते हैं कि एक मेरा नया चैनल है जिसका नाम है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, VLOG। इसको भी जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब पर सर्च मार के मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। ये ब्लॉग वाला वीडियो चलता है इस पर, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन क्या। देखो 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा हम फास्ट जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 और 6, 7 हो तो इसके केंद्र का नियामक क्या होगा। ये क्या है, मेरा वृत्त, क्या है इसका व्यास। व्यास ये हो गया। तो व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर जाता है, दोनों तरफ परिधि को टच करता है। तो दोनों का नियामक दिया हुआ, इधर दिया है 2, 3, और इधर कितना दिया हुआ, -6 और 7 दिया हुआ। तो पूछ रहा है केंद्र का नियामक क्या होगा। तो केंद्र कहाँ होगा, मध्य बिंदु, क्योंकि इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, तो केंद्र हो गया मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। तो x1 जोड़ x2 करो, यानी 2 जोड़ -6 करेंगे तो आएगा -4 बटा 2, काट दो तो कितना आएगा -2, यानी x का मान आ गया -2। तो देखो आगे -2 कहाँ है, सिर्फ इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। y का मान निकालना है तो y वाला जोड़ो, तो y1 यानी 3 और y2 यानी 7। तो y1 जोड़ y2 यानी 3 जोड़ 7 बटा 2, तो आएगा 5, यानी ए नंबर मेरा सही हो गया। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है क्या, x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा ABAC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर BC, यानी एक त्रिभुज है, ठीक है ना। ये चलो हम यहाँ बना दिए, त्रिभुज बना दिए हैं। और बोल रहा है कि इसका नाम दे देते हैं A, B और C। बोल रहा है ABC में बिंदु PQ इस प्रकार है कि PQ समांतर BC, यानी P इसको दिए P, इसको लिए Q। तो देखो क्या हो गया, PQ समांतर BC हो गया। अब बोल रहा है AP बराबर 3, तो इसका मान कितना है, इसका मान है 3, यानी AP बराबर 3। PB बराबर 2, तो देखो ये PB यानी इतना का मान कितना है 2, तो 2 लिखें। फिर बोल रहा है AQ बराबर 6, यानी इतना कितना है 6 है। और पूछ रहा है तो QC बताओ, यानी इसका मान बताना है, यानी x का मान बताना है। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय से होता है AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, ये होता है थेल्स प्रमेय का। जब ये दोनों भुजा PQ समांतर BC हो तो AP बटा PB बराबर AQ बटा QC होगा। तो 3 बटा, देखो AP कितना है 3 है, PB कितना है तो 2 है, 3 बटा 2 बराबर AQ बटा QC। तो AQ कितना है 6 है, और QC ने पता है तो कितना है, इसको QC मेरा कितना है, तो QC मेरा x है, कितना है x। अब मान निकालो, x को इधर भेज दो और 2 को इधर भेजो, तो 6 गुना 2 हो जाएगा, और ये 3 नीचे आएगा तो 3 नीचे कर दो, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 दूनी 4, यानी QC का मान मेरा कितना हो गया, QC का मान हो गया 4। कितना हो गया, इसका आंसर होगा 4, यानी B नंबर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। देखो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा और संगत ऊंचाई का अनुपात पूछेगा, या भुजा का अनुपात पूछेगा, या त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, तो हमेशा उसका वर्गमूल करना। क्षेत्रफल जब दिया रहेगा तो ऊंचाई का अनुपात पूछे, या भुजा का अनुपात पूछे, या त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो हमेशा वर्गमूल कर देना है, ठीक है ना। तो 9 के वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी हो गया इसका आंसर B, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा तो भुजा और ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए वर्गमूल करते हैं, लेकिन जब भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए वर्ग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में PQ का स्क्वायर बराबर PR जोड़ RQ का स्क्वायर। तो देखो इस किस में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है, पता है ना। जैसे ये क्या है मेरा, ये है मेरा हो गया PQ, क्या हो गया PQ,
और यहाँ पर है आर। तो देखो यहाँ बोल रहा है पी आर स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर यानी आधार के स्क्वायर, बराबर बराबर क्या दिया हुआ है पी क्यू का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर दिया हुआ है। तो इसके सामने वाला कोण यानी आर ये क्या होगा 90 डिग्री, यानी इसमें बोला कौन कौन 90 डिग्री होगा, तो इसमें हो जाएगा कोण आर 90 डिग्री। कर्ण के सामने वाला भुजा क्या होता है 90 डिग्री, कोण क्या होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और आप लोग शेयर करो यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, शेयर करो, क्या तुम लोग बंदे से करता है, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त पर दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं। देखो ये वृत्त है, इसके दो बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ ले लिए एक बिंदु यहाँ ले लिए, तो इसको प्रतिच्छेद करने वाला मिलाने वाला रेखा क्या कहेंगे जीवा, क्या कहेंगे जीवा कहते हैं। तो वृत्त के कहीं भी दो रेखा को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे जीवा, क्या कहेंगे। और सबसे बड़ा जीवा कौन होता है तो व्यास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, यदि किसी नेक्स्ट क्वेश्चन यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है और ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा के बीच का कोण होगा। देखो क्या बोल रहा है पहले समझो, यहाँ पर मान लो ये मेरा वृत्त है, बोल रहा जीवा ए बी, तो जीवा क्या करता है वृत्त को दो टुकड़ा में बांटता है। तो मान लो ये जीवा है तो वृत्त को दो टुकड़ा में बांट दिया, एक तो ऊपर वाला टुकड़ा एक तो नीचे वाला टुकड़ा। बोल रहा है कि जीवा जो ए बी है वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वृत्त का केंद्र यहाँ मान लिए, ठीक है ना, और यहाँ पर ये कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा कितना, ये मेरा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, यानी हम इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए, एक इधर स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है ना, बिंदु ए पर खींच दिए और बिंदु बी पर खींच दिए। स्पर्श रेखा उसको कहते हैं जो बिंदु जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों के बीच में यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो हमेशा याद रखना ही केंद्र पर का कोण और इसका कोण मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो केंद्र पर दिया हुआ कितना डिग्री 60 डिग्री दिया गया है, तो बताओ 180 पुराने के लिए यहाँ पर कितना देना पड़ेगा 120 डिग्री देना पड़ेगा, यानी जीवा के बीच का कोण होगा 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। तो जितना खींचना है खींचो, एक वृत्त पर जितना भी स्पर्शरेखा खींचना है खींचो, यानी अनंत खींच सकते हैं, खींचते जाओ, अंत होने वाला थोड़े है, खींचते जाओ, क्योंकि वृत्त जो है अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है। तो खींचते जाओ अनंत होने वाला, यानी अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंत। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है तो अनंत हो जाएगा। लेकिन जब बोलेगा कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्शरेखा खींच सकते हो, तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं तो केवल 2 स्पर्शरेखा, एक इधर टच करेगा एक इधर टच करेगा, केवल 2, ठीक है ना। लेकिन ऐसे बोल देगा कि वृत्त पर कितना स्पर्शरेखा खींच सकते हैं तो अनंत, और जब बाहरी बिंदु दे के पूछेगा तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, तो होता है सेक स्क्वायर ए, सब जानता है क्या होता है सेक स्क्वायर ए। अब इधर बर्मूल किए तो इधर भी बर्मूल कर दो, तो सेक स्क्वायर का बर्मूल करेंगे तो सेक ए खाली आएगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा - 10 स्क्वायर। देखो यहाँ थीटा सेम ना है तो पहले थीटा सेम करो। तो हम जानते हैं कि 10 को इसमें से किसी एक को बदल दो, तो हम 10 को बदल देते हैं। तो 10 को बदलेंगे तो हम जानते हैं 10 बदलता है कोट में, तो 10 को बदलेंगे कोट में तो क्या करेंगे 10 90 - थीटा। तो 10 90 - थीटा यहाँ पर 33 लिखेंगे, तो 33 करेंगे। बताओ तुम लोग अपने खुद बताओ, 10 को ऐसे लिख सकते हैं 10 90 में कितना घटाएंगे 33 आ जाए, तुम लोग बताओ। तो 93 में हम घटाएंगे 57, तो कितना जाएगा 33। हम जानते हैं 10 90 - थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। तो कोट 57 डिग्री हो गया, और यहाँ पर 10 में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दो। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो गया ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि सूत्र ही है। तो जब भी इस तरह दिया रहेगा तो एगो बदल देना। तो 10 को बदल दिया कोट में, जैसे 10 को कोट में बदल लेते यहाँ गया हो गया था कोट स्क्वायर 57 डिग्री। तो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कोस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री का मान पूछ रहा है क्या हुआ। तो इसमें किसी एक को बदल दो, चलो हम साइन को बदलते हैं। तो साइन को बदलेंगे तो हम साइन को लिख सकते हैं साइन 90 में कितना घटाएंगे 42 है, तो हम लिख सकते हैं 48। क्या लिख सकते हैं 48। हम जानते हैं साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। तो हो गया कोस 48, क्या हो गया कोस 48। तो देखो यहाँ भी कोस 48 और यहाँ भी कोस 48 आ गया। तो कोस 48 में से कोस 48 घट जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो कितना आएगा 0, क्या आएगा 0। तो जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो एक बदल देना, अपने सूत्र बन जाएगा या घट के 0 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 100 बुक हमको सोल्यूशन देना है। आप लोग को तो एग्जाम में मार्क्स 50 बनाना है, तो आप लोग को जो सबसे इजी लगे वो बनाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आप 50 में 50 सही कर सकते हैं, एकदम चुन के बनाओ जो इजी लगेगा, ठीक है ना, आराम से बना सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि इसका माध्य दिया हुआ है 7, तो एक्स का मान बताओ। तो हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल, यानी 4 जोड़ 5 जोड़ 9 9 9 18 18 में 11 जोड़ दो, तो 18 में जब 11 जोड़ेंगे तो होगा 29, तो 29 हो गया। एक ठो संख्या कौन है, एक्स, यानी 29 प्लस एक्स। तो सभी संख्याओं का योगफल बटा संख्या, क्या गो संख्या है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 4 गो 5 गो है, तो 5 नीचे, तो सभी संख्याओं का योगफल बटा संख्या बराबर होता है मार। मार कितना है 7। अब इसको इधर भेज दो, तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35, और जब 29 जाके इधर घट जाएगा तो 35 में 29 घटेगा तो एक्स बराबर कितना आएगा 6, यानी इसका ए नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा, ए नंबर सही। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग डी का मान निकालते हैं। डी यानी विवेचक, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, माइनस का माइनस 4 का 4। ए मेरा कितना है, तो ए मेरा 4 है, तो यहाँ 4 दो। और सी मेरा कितना है, तो सी मेरा है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 दो, तो यहाँ पर 1 देंगे, यहाँ पर 1 देंगे, तो 416। तो देखो यहाँ भी 16 घटा का घटा 416, 16 में से 16 गया, क्या आ रहा है 0, तो 0 आ गया। तो हम जानते हैं कि जब डी के मान 0 से बड़ा होगा तो मूल का जो प्रकृति होता है वास्तविक तथा असमान होता है। अगर डी बराबर हो गया 0 का, तो मूल का जो मान होता है वो वास्तविक तथा बराबर होता है, तो इसका आंसर बराबर हो जाएगा। लेकिन जब डी छोटा हो जाएगा, जब डी छोटा आ जाएगा 0 से, यानी डी का मान माइनस में आ जाएगा, तो मूल का जो प्रकृति होगा वो क्या होता है, वो वास्तविक, यानी कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होता है जब डी छोटा आता है 0 से, यानी माइनस में आता है। यहाँ पर 0 आया तो बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा। तो 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 इधर आएगा तो भाग में, यानी 90 बटा क्या हो जाएगा 3, और 90 से 3 में भागा देंगे कितना आएगा, आएगा 30 डिग्री। तो अल्फा बराबर हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन अल्फा यानी साइन 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बोल रहा है कि इसका मान बताना है। तो देखो इसमें किसी एक को बदल दो, बार बार बोल रहा है कि जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो किसी एक को बदल लो। तो साइन इसको तो छोड़ देते हैं, हम आगे वाला को छोड़ देते हैं और पीछे वाला को इसको बदल देते हैं। तो इसको बदलेंगे ना, तो यहाँ पर जब इसको बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, कोस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर लिखो 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जब इसको घटा, हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन और थीटा, तो 90 में 45 घटा दो तो कितना होगा 45, ठीक है ना। और माइनस और फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस, और थीटा का, यहाँ थीटा का देखो, यहाँ थीटा है तो थीटा का थीटा, तो देखो इधर भी साइन 45 प्लस थीटा, इधर भी साइन 45 प्लस थीटा, तो और बीच में क्या है, तो बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच में है माइनस, तो एक प्लस में और ये वाला माइनस में, तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यानी सी नंबर सही होगा। यानी इसको हम बदले हैं जब साइन में, तो जस्ट ये वाला आ गया और बीच में मेरा यहाँ माइनस है, तो क्या हो गया, तो ये और ये कट गया, यानी 0 आंसर हो गया, सी नंबर सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखिए समीकरण इतना के बोल रहा है कि हल है। देखो इसको लुप्तीकरण विधि द्वारा हल कर दो, क्योंकि हल करने बहुत सारा विधि होता है, सबसे आसान विधि होता है लुप्तीकरण। लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करो और एक्स वाई का मान निकाल लो, वही हो जाएगा आंसर। या एकदम शॉर्ट विधि एक ठो बताते हैं, या तुम लोग जो है एक्स यहाँ पर 2 रखो और वाई यहाँ पर 3 रखो और चेक करो कि 16 आता है कि नहीं, इसमें 2 आता है कि नहीं, अगर आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। अगर ना आएगा तो फिर एक्स यहाँ पर 2 रखो, वाई यहाँ पर 1 रखो, अगर 16 आ गया और 2 आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। तो जहाँ आएगा वही आंसर। तो चलो पहले हम एक्स यहाँ पर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और वाई यहाँ पर 3 रखो, तो यहाँ वाई यहाँ पर 3 रखेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी देखो 16 आ गया ना, 10 और 6 16। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर चेक हो रहा है कि ना, यहाँ रख के देखते हैं, तो एक्स यहाँ पर 2 रखो, तो 7 दूनी 14, फिर वाई यहाँ पर 3, तो वाई यहाँ पर हम रख रहे हैं 3, तो 4 तिया 12, 14 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 2, देखो 2 आ गया, यानी ये मेरा क्या है, सही है, यानी ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज DB की DEF समरूप है, क्या समरूप है, समरूप है यानी सब रूप समान है, ठीक है ना। जब समरूप है तो यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 36 और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया है 49। तभी हम तुरंत बताएं, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात पूछे या ऊंचाई का अनुपात पूछे या त्रिज्या का अनुपात पूछे, वृत्त में त्रिज्या रहेगा, तो क्या करते हैं, उसका बर्गमूल करते हैं। तो इसका बर्गमूल कर दो, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका बर्गमूल करो, 36 के बर्गमूल 6 और 49 के बर्गमूल 7, यानी 6:7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE समांतर क्या है, BC है,
ए सी बराबर 5.6, तो ए ई का मान बताना है कितना होगा। देखो ये मेरा त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है डी ई, यहाँ नाम दो ए बी सी। अब बोल रहा है डी ई समांतर बी सी। जब ये और ये समांतर होता है इसको बोलते हैं थ्योस्पर में। क्या बोलते हैं? थ्योस्पर में। ए डी बटा डी बी, यानी ए डी ये 3 दिया हुआ है, डी बी कितना दिया हुआ? 5। हम जानते हैं थ्योस्पर में क्या होता है। थ्योस्पर में मेरा होता है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यही ना होता है। तो ए ई बटा ई सी ये होता है। तो इससे आप लोग मान लिखा लो, तो ए डी बटा डी बी मान कितना है? 3/5 कितना है? जगाना है तो थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख दिए 3/5 बटा क्या होगा? तो बटा होगा यहाँ हम लोग का ए बी सी, यहाँ था डी ई, तो हो जाएगा ए ई बटा ई सी। तो ए ई हमको पता ना है, ए ई पता करना है, तो ए ई को छोड़ दो। और ई सी भी पता ना है, लेकिन हम ई सी को हम लिख सकते हैं क्या? ई सी को हम लिख सकते हैं ए सी घटा ए ई लिख सकते हैं, यानी ए सी घटा ए ई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तुम लोग क्या करो, अब यहाँ पर जो है तुम लोग ए सी का मान 5 दिया हुआ है, तो एक्स यहाँ पर 5 रखो और ए ई बराबर एक्स मान लो, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स रख दो। जब सोल्व करेगा तो यहाँ पर निकल जाएगा, ए ई का मान निकल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? ए सी का मान दिया हुआ है 5, तो ए सी यहाँ पर 5 रखो, 5 यहाँ रखेंगे तो ए ई का मान खुद निकल जाएगा। सोल्व करने पर कर लेना, ठीक है ना। तो लगभग 2.1 आएगा, ठीक है। अगला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई बताओ। बोल रहा है क्या? एक वृत्त है, ठीक है ना, और इसका 10 सेंटीमीटर वाला एक जीवा है। ये मान लीजिए जीवा है जिसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर। बोल रहा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त के केंद्र पर क्या बना? समकोण, यानी वृत्त का केंद्र यहाँ मान लिए, और ये बना रहा है समकोण, यानी 90 डिग्री बना दिया। कितना बना दिया? 90 डिग्री। तो बोल रहा है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगा? उस जीवा की यानी इसका लंबाई क्या होगा, ये बताना है। तो हम जानते हैं कि जीवा का लंबाई बराबर क्या होता है? जीवा का लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ये होता है जीवा की लंबाई बराबर। तो लगा दो, तो देखो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ये होता है सूत्र, ठीक है ना। चलो यहाँ थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर हम क्वेश्चन गलत पढ़ लिए हैं। बोरा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक जीवा वृत्त पर समकोण बनाता है। मान लो जीवा है, ठीक है ना, वृत्त पर क्या बना रहा है? समकोण बना रहा है, यानी यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में होता है ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं जीवा बराबर क्योंकि कर्ण कौन बना था? जीवा बना था, तो हम जीवा बराबर क्या लिख सकते हैं? जीवा बराबर लिख सकते हैं अन्य दो भुजा के वर्ग, यानी 10 स्क्वायर 2 जोड़ 10 स्क्वायर, और रूट के अंदर का रूट अंदर, तो हो जाएगा कितना? इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, और 200 का वर्गमूल कितना होगा? 200 का वर्गमूल होगा 10√2, यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तोड़ना 100 गुना 2 करेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 और 2 अंदर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? बोल रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सिंपल है, साइन को बदलेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कोस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस 30। साइन को बदलना कोस में तो हो जाएगा कोस 30। देखो यहाँ 60 38 90 होता है ना, तो कोस 30 हो जाएगा। और साइन को बदलेंगे कोस में तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60। क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। तो देखो इधर भी कोस 60, सॉरी यहाँ ध्यान दो थोड़ा साइन को बदलेंगे तो साइन को बदलेंगे, देखो साइन को बदले तो क्या हुआ? कोस 30 हो गया, ठीक है ना। और साइन को यहाँ बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस 60। क्या होगा? कोस 60 होगा। तो देखो इधर भी कोस 60, इधर भी कोस 60, इधर भी कोस 30, इधर भी कोस 30 गुना में, और यहाँ घटा है तो घटा देंगे तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम त्रिकोणमिति पढ़ा दिए आप लोग को। अगर नहीं समझ आता तो पहले भी जाकर त्रिकोणमिति देख सकता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति हम पढ़ा चुके हैं, जाना प्ले लिस्ट में वहाँ लिखा होगा एनसीईआरटी मेथड चैप्टर, उसमें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? बोल रहा है रैखिक समीकरण में घात की संख्या क्या होता है। देखो सिंपल बात है, रैखिक समीकरण में घात होता है एक। कितना होता है? रैखिक समीकरण में एक घात होता है, द्विघात समीकरण में 2 घात होता है, त्रिघात समीकरण में 3 घात होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। रैखिक समीकरण इस प्रकार होता है एक्स प्लस बी, यानी एक्स पर पावर होता है 1 तो 1 घात हुआ, द्विघात समीकरण में 2 होता है तो 2 घात होता है, त्रिघात में 3 होता है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि कौन अपरिमेय नहीं है, बताना है। तो पाई भी क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है। √7 भी अपरिमेय संख्या है, ये भी देखो अपरिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन इसका तोड़ेगा तो इसको जो 25 या 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 या 75, ठीक है ना। तो इसको जब हम तोड़ेंगे 75 को तो हो जाएगा 25 या 75, तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, और इसको जब तोड़ेंगे तो होगा 16 या 48, 16 का वर्गमूल निकल गया, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकला, तो ऊपर में √3 नीचे में √3 खट जाएगा, यानी पूरा वर्गमूल निकल गया, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए।
तो माइनस का माइनस, बी कितना है 3 है तो -3, बी मेरा -3 है और ए कितना है तो कुछ ना है तो 1 है, तो 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स और 1 से 3 में भागा देंगे तो 3 ही आएगा, यानी आंसर हो गया इसका मेरा +3। कहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका शून्यक क्या होगा। हम शून्यक बोले थे कि शून्यक चेक करने के लिए या उसका मान हल करके, या सिंपल बात है कि एक्स के यहाँ पर कि क्या रखें। अगर इसके यहाँ पर हम पहले -3 रखने पर अगर जीरो आ जाएगा तो शून्यक हो जाएगा, फिर 4 रखने पर अगर जीरो आ गया तो शून्यक हो जाएगा, ये दोनों ठीक है ना आया तो शून्यक ना होगा। अगर इसके यहाँ पर पहले -3/2 रखोगे, रखने पर इसके यहाँ पर रखने पर अगर जीरो आ जाएगा तो शून्यक हो जाएगा। 4/3 रखने पर अगर जीरो आ गया तो शून्यक हो जाएगा। तो देखो जब बी नंबर हम यहाँ रखेंगे ना तो देखना एक्स के यहाँ पर एक बार रखना तुम लोग, एक्स के यहाँ पर एक बार -3/2 रखना, फिर एक्स के यहाँ पर 1/4/3 रखना, तो देखना दोनों स्थिति में जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा शून्यक हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है यदि दो संख्या का गुणनफल इतना है तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर, तो दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है बराबर महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक होता है। लघुत्तम समावर्तक को 1 बोल देते हैं, एक्स बराबर क्या होगा तो 19 से जरा जाएगा भागा, 19 से भागा देंगे काटेंगे तो आएगा 114, यानी सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x+1 है तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा। देखो यहाँ गुणनखंड x+1 है तो इसका शून्यक बराबर क्या होगा, शून्यक बराबर होता है 0, यानी x+1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर होगा -1, यानी शून्यक होगा -1, यानी ए नंबर सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है समीकरण इतना दिया हुआ है, बोला आलेख दो सरल रेखा है, कैसा होगा, संपाती होगा कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा कि समांतर होगा कि कोई नहीं होगा, बताना है। तो हम जानते हैं कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यानी सब बराबर होता है संपाती। क्या होता है संपाती, और बहुत ज़्यादा हल होता है यानी अनगिनत हल होता है। और जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का यानी सूर्यम बराबर ना होता तो उसको बोलते हैं केवल एक हल होगा, वो क्या है, वो विरोधी समीकरण है। और जब लास्ट में बराबर नहीं होता यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 लास्ट में बराबर नहीं होता तो उसको बोलते हैं समांतर है ही, और इसका एक भी हल नहीं होगा यानी विरोधी समीकरण है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो देखो 6/3 करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर -2/-1 करेंगे तो कितना आएगा 2, और लास्ट में करते हैं c1/c2 9/12 करेंगे तो आएगा 3/4 आ जाएगा, तो बराबर नहीं ना आया। देखो शुरू में बराबर आ गया लेकिन लास्ट में बराबर ना आया, जब लास्ट में बराबर ना आता है तो उसको बोलते हैं विरोधी समीकरण, उसका एक भी हल नहीं होता, वो होता है समांतर, एक दूसरा क्या होता है समांतर, यानी इस बी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसके अलावा लघुत्तम सावर्तक क्या होगा, लघुत्तम सावर्तक में जो सबसे अधिक होता है उसको लिखते हैं। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 है तो 2 ला लिखो, समझ आ गया ना। उसी प्रकार 2 ला लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ देखो 3 है, यहाँ 1 ना, यानी 3 1 3 है तो यही ज़्यादा हो गया। यहाँ 5 है तो यहाँ पर 1 5 है, तो 5 तो दोनों जगह एक है तो कोनो लिख दो। यहाँ देखो क्या है, यहाँ 7 है तो यहाँ 1 ना है, यानी यही 7 ज़्यादा हो गया, ये वो है तो वही ना हो जाएगा। आप 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 होता है 16 गुना 3 कर और गुना 5 कर और गुना 7 कर, तो 16 3 32 48, 48 गुना 5 करेंगे तो 48 गुना 5 करेंगे तो 240 आएगा। और 240 में अब हम 7 से गुना करेंगे, तो 7 से गुना का 7 चौक 28, यानी लास्ट में 8 जीरो आएगा। तो किसके लास्ट में 8 जीरो है, तो इसमें डी नंबर में पूरा गुना भी नहीं किए, बता दिए हम, तो डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है, द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का मान 5 और बीटा मान -3, तो दोनों का अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 5 में से 3 घट जाएगा, तो यहाँ आएगा 2। और x का देखो x लिख दिए यहाँ पर, अब प्लस अब अल्फ़ा इंटू बीटा करो, यानी 5 दिया क्या हो जाएगा 15, माइनस से 15 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में -15, और यहाँ माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो हो गया x स्क्वायर -2x -15 हो गया, यानी सी नंबर सही हो रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर -2x -15 सी नंबर सही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है क्या, समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है। सार्वंतर क्या होता है, दो लगातार श्रेणियों, दो लगातार पदों के बीच का अंतर को सार्वंतर यानी डी कहते हैं। तो -6 में से -10 घटा दो, तो -6 में से -10, इधर से इधर घटाते हैं, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर घटाते हैं, दूसरा में से पहला पर घटाते हैं, तो -6 में से -10 घटाएंगे, तो -10 तो पहले से माइनस में है, और घटाएंगे तो चलो समझो यहाँ से, तो -6 में से घटाना है -10 को, तो देखो -6 और माइनस माइनस +10, अब 10 में से 6 चल जाएगा तो आएगा +4, यानी आंसर हो जाएगा +4, बी नंबर सही हो जाएगा। बोरा निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखो पहचानना है, जिसमें पावर 2 रहेगा वो द्विघात समीकरण होगा, जिसमें पावर 2 ना रहेगा वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा।
देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो जब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो जाएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर जुट के हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर बच गया ना, तो यानी द्विघात समीकरण है। अब इसको देखते हैं, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इधर होगा एक्स स्क्वायर, और जब इसका करेंगे तो इधर पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, जब 2 से गुना करेंगे तो इधर आके एगो स्क्वायर घट जाएगा, तो एगो तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ठो बचिए गया, यानी द्विघात समीकरण ये भी है। यहाँ देखते हैं, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 2x का स्क्वायर करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर। देखो इधर बराबर के पार में भी है 2x स्क्वायर, बराबर के पार में भी क्या है 2x स्क्वायर है, तो जब इधर से ही जाएगा तो क्या होगा, दोनों दोनों एकदम बराबर है, तो दोनों क्या होगा, पूरे कट जाएगा, यानी द्विघात समीकरण ये नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि द्विघात समीकरण कट गया, यहाँ पावर 2 वाला क्या हुआ, कट गया, और पावर 1 वाला बच गया, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। और इसको देखेगा तो द्विघात समीकरण है डी नंबर। कैसे, क्योंकि यहाँ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और जब इधर जाए घटेगा बराबर की पास जाएगा, तो 3x स्क्वायर में से एक नहीं घटेगा, 2 तो बच ही जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पर क्या, माध्यिका बताओ। माध्यिका निकालते समय क्या करते हैं, पहले जो दिया गया अंक है उसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं। इसको बढ़ते क्रम में सजाओ तो पहले क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर आएगा 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 के बाद क्या आएगा, 11 है नहीं तो 12 आएगा, और कोई है, कोई नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको गिनते हैं कितना संख्या, इसका जो बीच में जो संख्या होगा वही होगा द्विघात समीकरण। तो गिनो बीच में कौन आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो बीच में कौन आ रहा था, ध्यान से देखो, बीच में ये दोनों आ रहा है। देखो इधर से 7 गिने तो 7 आया 5वां नंबर में, इधर से गिने तो 8 आया 5वां नंबर में, आ रहा है ना, यानी बीच में मेरा 8 और 7 दोनों आ गया। तो जब 2 को बीच में आता है तो उसको क्या करते हैं, उसको जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं। जब एक आता है बीच में तो वही आंसर, लेकिन बीच में 2 आगे आ गया तो उसको जोड़ के भागा देते, 8 साल पढ़ने में 2 से भाग देंगे तो आएगा 7.5, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो बहुते बार लिखा है, यानी जो बहुत बार रिपीट हुआ है उसको बोलते हैं बहुलक। सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन है इसमें, तो सबसे ज़्यादा बार तो हमको नोन दिखाई दे रहा है, बहुत बार रिपीट है, यानी बहुलक हो जाएगा 9, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, बोल रहा है कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें क्या कर हो, तो सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगे, बाकी किसी से भाग नहीं लगा, तो 13 हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है ना, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 हो तो माध्यिका 9 हो तो बहुलक बराबर क्या होगा। देखो तीनों में संबंध क्या होता है हम बता देते हैं, 3 गुना माध्यिका बराबर, 3 गुना माध्यिका बराबर होता है 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, क्या बोल रहे हैं, 2 गुना माध्य जोड़ बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक होता है। सूत्र ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध होता है 3 गुना माध्यिका बराबर 2 गुना माध्य जोड़ बहुलक। अब इसमें तुम मान बैठा दो, क्या दिया हुआ है, तो माध्य दिया हुआ है 8.9, तो माध्य के यहाँ पर लिखो 8.9, माध्यिका दिया हुआ है 9, तो माध्यिका के यहाँ पर लिखो 9, तो 9 तिया कितना आ जाएगा 27। ठीक है ना, और मार्क के जहाँ पर लिखेंगे 8.9, तो यहाँ 8.9 लिखेंगे तो उसे गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, यानी हो जाएगा मेरा यहाँ पर 17.2 हो जाएगा। और जब 17 बराबर की पार आएगा तो घट जाएगा, तो 17.2 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 17.2 घटाएंगे तो आएगा लगभग कितना, घटा के देख लो तो आएगा तुम्हारा 9.2 आएगा लगभग। ठीक है ना, तो 9.2 आंसर हो जाएगा, निकाल के तुम देख लेना बहुलक बराबर। ठीक है, सूत्र ये लगाना, निकाल के देख लेना। तो 27 में कितना घटाए थे, 27 में घटाए थे 9 दूनी 18, और सॉरी 10.2 होगा। ठीक है ना, 10.2 होगा, निकाल के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन वह सूत्र जो बताया था उसको निकाल के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 1925 का सारा समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है दोनों के जोड़ के, यानी a + b बटा 2, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग, तो 1925 को जोड़ो कितना होगा, 1925 को जोड़ेंगे तो 5 और 9 हो जाएगा 4, 14 बाकी 4, 2 1 3 बाकी हुआ 4, यानी 44 हो गया। 44 बटा 2 भागा देंगे कितना आएगा 22, यानी इसका आंसर हो गया बी नंबर। अगला बोल रहा है किसी घटना के पी यानी प्रायिकता होने का, अब पी नहीं यानी घटना नहीं घटने का, यानी प्रायिकता नहीं होने का योगफल क्या होता है, तो हमेशा योगफल 1 होता है। क्या होता है 1, यानी घटना घटने का प्रायिकता यानी पी, और घटना नहीं घटने प्रायिकता यानी पी ई नहीं, यानी पी ई डैश बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और अनिश्चित घटना प्रायिकता 0 होता है। 2 सिक्के के उछाल पर 2 शीर्ष आने प्रायिकता क्या होता है, 2 शीर्ष लेंगे, 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, दोनों हेड आएगा या दोनों टेल आ सकता है, या एक हेड और एक टेल आएगा, या एक टेल या एक हेड आएगा, यानी 4 घटना घट सकता है। तो जो कुल घटना है उसको नीचे लिखते हैं। अब बोल रहा है शीर्ष, शीर्ष मतलब हेड, तो हेड कितना है, तो हेड दोनों में एक ही गो है, एक ही नहीं है, देखो सिर्फ इसी में हेड है, तो 1 गो है, तो 1/4 हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुना
है तो सूर्य का यूनियन को बोल रहा है। बोल रहा है को ऊंचाई है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ज़मीन पर इस तरह है, ठीक है ना। अब बोला इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई ज़मीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुना है। यानी इसका जो छाया है, जो स्तंभ की जो छाया है, मान लो ये कितना है, 1 है, तो ये खंभा की ऊंचाई कितना है, इसका √3 गुना। वही बोल रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो है ना जमीनमा पर उस स्तंभ के जो छाया की लंबाई की √3 गुना, यानी 1 है तो इसका 3 गुना, √3 गुना यानी √3 इसका ऊंचाई है। तो बोल रहा है क्या कि बताना है कि यहाँ पर जो यूनियन कोण बनना है कितना डिग्री का बनेगा, थीटा बताना है। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा P/B। P मेरा कितना है, √3 है, यही मेरा P है तो √3 है। B कितना है, 1 है, तो 1 से √3 में भागा देंगे तो √3 आएगा। तो बताओ टेन कितना डिग्री मान √3 होता है, टेन 60 डिग्री मान होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। बोल रहा AB अभाज्य संख्या है तो AB का लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम जब अभाज्य संख्या का लघुत्तम उसका गुणनफल होता है, यानी इसका C नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो प्रायिकता देखो, प्रायिकता जो है कभी 0 से कम नहीं हो सकता है, यानी प्रायिकता जो है कभी 0 से छोटा ना हो सकता है और 1 से बड़ा ना हो सकता है। तो 6 से 7 में भागा दो, 1 से बड़ा आ जाएगा तो प्रायिकता नहीं होगा, यहाँ ध्यान दो। तो बोला प्रायिकता नहीं हो सकता, यानी डी नंबर नहीं हो सकता, बाकी सब हो जाएगा क्योंकि 1 से बड़ा आ रहा है। हम जानते हैं प्रायिकता का मान जो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 छोटा नहीं हो सकता है, तो 1 से बड़ा हो गया यानी प्रायिकता ये नहीं होगा, यानी डी नंबर नहीं होगा। 33% मतलब क्या हुआ, 33% मतलब हुआ 33/100। तो 100 से 33 में भागा देंगे तो 1 से छोटे आएगा तो ये हो जाएगा। 0.3 1 से छोटा आता है तो ये हो जाएगा। 3 से 1 में भागा दो तो 1 से छोटा आएगा तो ये हो जाएगा। यानी प्रायिकता जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना, नहीं तो 0 छोटा आता है ना तो 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा हो गया तो प्रायिकता ना हुआ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक का मान बताना है, ठीक है ना। तो इतना और इतना बिंदु को जोड़ने वाला का बिंदु का जो मध्य बिंदु है इसका नियामक यहाँ दिया गया है, तो इसमें P का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का नियामक बराबर क्या होता है, तो सूत्र होता है मध्य बिंदु बराबर x1 जोड़ x2/2। तो x का मान तो दिया गया है 2, तो x नहीं निकालना है, y का मान नहीं दिया यानी P का मान नहीं दिया गया तो y बराबर निकाले यानी P बराबर निकाल। तो P बराबर क्या होगा, y1 जोड़ y2/2। तो y1 -5 y2 11, पीछे आगे वाला x होता है पीछे वाला y होता है, तो y यहाँ पर हो गया y1 -5, यहाँ y2 हो गया 11। तो -5 जोड़ 11/2 करेंगे तो 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो 6/2 करेंगे आएगा 3, कितना आएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा P बराबर 3। तो P बराबर 3 कहाँ है, B नंबर सही। बिंदु का कोटि, तो देखो आगे वाला कहलाता है भुज, यानी आगे वाला होता है x और पीछे वाला होता है y। तो आगे वाला जो x होता है उसको बोलते हैं भुज और पीछे वाला जो y होता है उसको बोलते हैं कोटि। तो बता दो कोटि कितना है, तो कोटि मेरा -7 है, पीछे -7 है, तो C नंबर सही हो जाएगा। अगर भुज पूछता तो -6 होता, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है x अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा बताना है कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो x अक्ष का समीकरण अगर लेंगे तो x बराबर क्या लेंगे, तो x अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। जब x का पूछेगा तो y बराबर 0 और जब y का पूछेगा तो x बराबर 0, ठीक है ना, ये याद रखना। तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y बराबर 0, y बराबर 0 ले ले, इसको ऐसे खींच दे तो x का समीकरण हो जाएगा। तो x अक्ष का पूछेगा तो y बराबर 0, y अक्ष का पूछेगा तो x बराबर 0, ठीक है ना, यानी इसका B नंबर सही होगा। बोरा इसका मान क्या होगा, तो कोड को बदल दो, कोड को बदलो 10 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। कि आप लोग त्रिकोणमिति नहीं जाना तो वहाँ जाके देख लो, बदलने बता चुके हैं। तो कोड को बदलेंगे 10 में तो हो जाएगा 10 10 डिग्री और स्क्वायर का स्क्वायर, तो हो जाएगा sec का थीटा -10 इसका थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 45 नंबर। यदि किसी त्रिभुज का शीर्षों का नियामक दिया हुआ है इतना इतना इतना, कितना दिया हुआ है देखो आप लोग, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक कहाँ पर है, हाँ 45 नंबर, शीर्षों का नियामक दिया हुआ है, ठीक है ना। और बोल रहा है इसका केंद्रक क्या होगा, तो केंद्रक बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3। तो -1 जोड़ 5 जोड़ 8, तो 8 5 13, 13 में से 1 गया तो 12, 12/3 करेंगे तो आएगा कितना 4, यानी x का मान 4 आ गया, तो आगे 4 होगा, तो आगे 4 कहाँ है, खाली यहाँ पर, यानी B नंबर सही हो जाएगा। अगर y निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3 करना पड़ेगा। तो करो 0 जोड़ -2 जोड़ +2, तो +2 -2 खत्म हो गया, यानी 0/3 करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी B नंबर मेरा सही हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी केंद्रक बराबर हो गया क्या, x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3 और y बराबर y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3। यदि वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है क्या, ध्यान दो, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है r × π+2, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। तो r के यहाँ पर लिखो 7 और अंदर लिखो 22/7, पाई के यहाँ पर 22/7 और +2 का +2, और जब इसका हम अंदर भिन्न का जोड़ करेंगे तो आएगा 7, अंदर में जब भिन्न का जोड़ करो तो आएगा 36/7 आएगा। अब 7 नीचे भी और 7 ऊपर भी कट गया तो 36 आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसी वृत्त पर बाह्य से यानी बाह्य बिंदु से
कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो हम बता चुके हैं कि बाह्य बिंदु जहाँ बोलेगा तो वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाह्य बिंदु। कितना? एक इधर और एक इधर, यानी केवल 2, यानी 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसे बोलेगा कि वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? हम जानते हैं कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ये सूत्र हम त्रिकोणमिति पढ़ा दिए हैं, जिसको जाके देखना है देख सकता है। आप लोग मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो मिलेगा बहुत सारा वहाँ लिखल होगा एनसीईआरटी मैथ होल चैप्टर, उस पर क्लिक करेगा तो मिल जाएगा आप लोग को, सभी चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। बोल रहा है इसका मान क्या होगा? इसका मान निकालने के लिखो यहाँ पर 4 ठो है, तो 4 में से 2 को बदल दो, तो 10 75 को बदलेंगे तो हो जाएगा कोट, 10 को कोट में बदलेगा तो 10 को कोट में बदलेंगे तो हो जाएगा कोट 75 है, तो 90 पुराने लिए कितना जोड़ेंगे? तो 25, 90 पुराने लिए कितना लिखेंगे? 25 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 15 क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखो, तो कोट 75 को हम लिख सकते हैं क्या? कोट 15, ठीक है ना। देखो 75 15 90 हो गया ना। और 10 80 को लिख सकते हैं हम क्या? कोट 10, 80 या 10 90 हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो देखो यहाँ tan थीटा यानी tan 10 डिग्री और कोट थीटा यानी कोट 10 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1। उसी प्रकार यहाँ पर tan थीटा यानी tan 15 डिग्री, कोट थीटा यानी कोट 15 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1। और सब गुना में है तो 1 गुना 1 1 के होगा, यानी इसका आंसर डी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो 50 क्वेश्चन तक हम बना दिए हैं। tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, और बोल रहा है कि sec थीटा का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर √3 है, तो कितना डिग्री का मान, tan कितना डिग्री मान √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री मान √3 होता है, तो यहाँ भी थीटा जहाँ पर 60 डिग्री रखो, तो sec 60 डिग्री मान कितना होता है? 2 होता है। आप लोग को मान याद होना चाहिए, हम ट्रिक भी बता चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो में। प्ले लिस्ट में जाने बाद एनसीईआरटी में चैप्टर लिखा होगा, उस पर जाने बाद आप लोग को A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर पहले कितना बड़ा वीडियो हुआ देख लेते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ होगा तो 50 क्वेश्चन का आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन देंगे। देखो 36 मिनट का वीडियो बन गया, तो बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। तो इसका अगला जो है 51 से लेकर जो 100 तक क्वेश्चन है, उसको आगे हम सॉल्यूशन देंगे। तो आप लोग बताएं वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो फटाक से लाइक करो और शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है ना। और अपना दोस्त को भी बताओ, ठीक है। चैनल को आगे बढ़ाओ, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका 51 क्वेश्चन पार्ट 2 में लेकर आएंगे, ये पार्ट 1 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।